एपिसोड 73 बात आमजन की विशेष में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बवाल किया गया उसके बारे में, और भारत की संसद का मात्र घेराव ही नहीं बल्कि भारत की संसद को नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश बनाने की योजना भी इनके द्वारा रची गई थी। वो तो धन्य है देश की सुरक्षा एजेंसियों, दिल्ली पुलिस, जिनकी मुस्तैदी से ये दुर्घटना होने से बच गई, वरना इनके नेक इरादे तो आज तक और अब तक आप सभी समझ चुके हैं। इन उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस कर्मी, सुरक्षा एजेंसी कर्मियों को डंडों, पत्थरबाजी और अन्य घातक साधनों से नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ऐसा करने वाले सभी नीट स्टूडेंट थे इस घटना के जिम्मेदार लोग क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे, या उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 189, 191, 192, 195 या किसी उपयुक्त धारा के तहत उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। इस 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल आपराधिक तत्वों व आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस आयोजन के प्रमुख जिम्मेदार लोग, जिनमें अभिजीत दीप के संस्थापक और आंदोलन के प्रमुख चेहरा थे, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और सरकार से बातचीत की भूमिका निभाई। दूसरे हैं सौरभ दास, जो इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। मीडिया से संवाद और आंदोलन की ओर से आधिकारिक बयान देने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। तीसरे हैं आशुतोष राका, नीति रणनीतिकार और सीजेपी के प्रवक्ता, सरकार के साथ वार्ता करने वाले प्रतिनिधिमंडल में ये भी शामिल थे। चौथे थे नेहा बोरा, छात्र नेता, जिन्होंने विशेष रूप से गिरफ्तार छात्रों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर देश में अभियान चलाया। रत्ना सिंह एक वकील हैं, जिन्होंने सीजेपी की कोर टीम का हिस्सा रहकर उनके कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई। और एक इनसे भी ज्यादा विवादास्पद व्यक्ति है वो कुणाल कामरा, जिसने भगवान श्री राम को सीता का पति कहकर संबोधित किया। और मित्रों, सोनम वांगचुक तो फिर भी समझदार व्यक्ति निकले, जो इन दुष्ट आत्माओं से पीछा छुड़ाकर वंदे भारत में सवार होकर लद्दाख पहुंच गए, क्योंकि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। क्या इन मगरमच्छों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी, या इन पर सरकार हाथ रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी? जबकि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि इस आंदोलन के पीछे कम से कम नीट के स्टूडेंट तो नहीं थे, और इस आंदोलन के पीछे नीट के पेपर लीक होने का दर्द तो नहीं था, इसका दर्द कहीं और ही था। भारत का आमजन आज भी समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में इन दुष्टों पर कार्रवाई होने की प्रतीक्षा कर रहा है। सोशल मीडिया पर इन दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई होने के समाचार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा है, इनको दी जाने वाली सजा को सुनने के लिए आतुर है। माननीय मोदी जी, आपने इन बच्चों को माफ कर दिया। आपके इस वीडियो के 33 करोड़ फॉलोअर हो गए, जो दुनिया के किसी भी नेता का एक विश्व रिकॉर्ड है। चलो, आपने बच्चों के हित में अच्छा ही किया। वैसे सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ माँ बाप अपने बच्चों का इलाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि इन बच्चों ने बदतमीजी की हद पार कर दी थी। पर आम जन का दर्द तभी मिटेगा जब आप इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या दुनिया के किसी भी देश में अभी तक अगर ऐसे तत्व होते तो उनका इलाज और उनकी मरम्मत नहीं कर दी जाती? आप कुछ भी कहें, पर इस मामले में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर उनके समय ऐसी घटना हो जाती तो पता ही नहीं चलता कि ऐसे लोगों का क्या इलाज हुआ और कब हो गया, और देश में उपद्रव मचाने वालों का पक्का इलाज हो जाता और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। और याद रखिए, ये तत्व देश के लिए बहुत दुखदायी सिद्ध होंगे। मोदी जी, तकलीफ ये है कि आप कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारियां छोड़कर फ्री हो जाते हैं। बंगाल का इलाज, या कहें ममता दीदी का इलाज, जो पिछले 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो इलाज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कारण हो पाया, वरना आपकी सरकार ने तो लगभग हाथ ही खड़े कर दिए थे। शाहीन बाग का सीएए का आंदोलन, किसान आंदोलन, लाल किले दिल्ली का हुड़दंग, जेएनयू का आंदोलन और वहां की डपली गैंग का इलाज आप पिछले 12 वर्षों में भी नहीं कर पाए।
मोदी जी, बाहरी शत्रु का इलाज जितना जरूरी है उतना इलाज अंदर के शत्रु का होना भी जरूरी है। दिल्ली के जंतर मंतर और संसद चलो आंदोलन के बाद देश भर में एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या सीजेपी के नेताओं के खिलाफ ये सरकार कोई कार्रवाई करेगी? उनके खिलाफ क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? और इस समय कानूनी स्थिति क्या है? और हमारी समझ से तो जो मैंने ऊपर सारे के सारे इस आंदोलन के जिम्मेदार लोग बताए, वो अभी तक बेखौफ मुक्त डोल रहे हैं। और अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से सरकार पर आरोप और लगाए हैं कि अगर सरकार ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया या छात्रों के खिलाफ एफआईआर को वापस नहीं लिया तो एक बार पुनः आंदोलन की राह हम लोगों को पकड़नी पड़ेगी। ये तो ऐसा ही हो गया मित्र कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी भी इन लोगों के इरादे नेक नहीं है। मोदी जी, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अभिजीत दीपके की विदेशी शिक्षा के वित्त पोषण और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के जो खर्चे हैं वो कौन उठाता है, कैसे उठाए जाते हैं, इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। इस पर अभिजीत दीपके ने कहा कि वो विभिन्न तरह की छात्रवृत्तियां और बैंक से ऋण लेकर अपनी विदेश में पढ़ाई की फीस को चुकाते हैं, लेकिन इसकी तथ्यात्मक रूप से जांच होना बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस में कहा भी गया है कि भय बिन प्रीत ने होई गुसाई। आप सब लोगों ने इसको अच्छी तरह सुना होगा कि भय बिन प्रीत होत न गुसाई। सुंदर कांड में एक चौपाई में कहा गया है, जब श्री राम लंका विजय के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और 3 दिन तक समुद्र किनारे बैठकर भगवान राम और लक्ष्मण उनसे अनुनय विनय करते रहे कि हे समुद्र देवता, हमें श्रीलंका जाने के लिए, हमें लंका में जाने के लिए रास्ता दे दीजिए, लेकिन समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। तब लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर कहा, बिने ने मानती जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोलऊ राम सपोक तब, भय बिन होई न प्रीत। अर्थ ये है, हे स्वामी, जड़ समुद्र विनय नहीं मान रहा, 3 दिन हम लोगों के इनके अनुनय विनय और प्रार्थना करते हुए हो गए। तब श्री राम जी ने क्रोध से कहा कि भय बिन प्रीत न होई गुसाई। और जब भगवान राम ने धनुष पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई तो वही समुद्र एक ब्राह्मण के रूप में आया, तो उसने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और उनको लंका जाने के लिए रास्ता दे दिया। तो यह अनुशासन और भय दिखाना पड़ता है। जब ऐसे तत्वों का इलाज होता है तभी वो रास्ते पर आते हैं। इसलिए इन आंदोलन जीवियों का इलाज श्री रामचरितमानस के अनुसार करना उचित होगा, वरना ये लोग मानेंगे नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।